हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा चैप्टर है और एक ही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो है रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशंस। तो विद इन मतलब बैंक चल रहा होता है, उसमें रिटेल बैंकिंग का क्या रोल होता है, इसके बारे में जानना है फ्रेंड्स। और इस लेक्चर में हम फ्रेंड्स ये देखेंगे कि कौन कौन सी अप्रोच है जो रिटेल बैंकिंग के लिए डिफरेंट बैंक फॉलो करते हैं। मतलब प्राइवेट बैंक क्या अप्रोच लेते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या अप्रोच लेते हैं, फॉरेन बैंक क्या अप्रोच लेते हैं। और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट इज़ रिटेल बिजनेस मॉडल। तो अलग अलग बैंक अलग अलग रिटेल बिजनेस मॉडल को भी ऑप्ट करते हैं, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोचेज फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज़। तो डिफरेंट अप्रोच अपनाई जाती है रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी के लिए अलग अलग बैंकों द्वारा। द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द रिटेल बैंकिंग अक्रॉस बैंक्स डिफर एंड डिफरेंट मॉडल्स आर ऑप्टेड बाई बैंक। तो हर एक बैंक में जो रिटेल बैंकिंग का रोल है या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, रोल और इम्पोर्टेंस हर एक बैंक में अलग अलग है। कोई बैंक है जो रिटेल बैंकिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, कोई बैंक है जो रिटेल बैंकिंग को ज़्यादा फोकस नहीं करता है। उसी के बेस पर ही डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट किए जाते हैं बैंकों के द्वारा, कि मतलब हम रिटेल बैंकिंग को कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई बैंक है, उसमें रिटेल बैंकिंग बिजनेस को आपको शुरू करना है, तो कौन सी अप्रोच आप अपनाएंगे, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करने पर। द मॉडल एंड प्रोसेस डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेंस अटैच टू रिटेल बैंकिंग स्पेस इन ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी एंड द बिजनेस प्रोजेक्शन ओवर द ईयर फॉर रिटेल बैंकिंग। तो जो मॉडल या प्रोसेस हम जो है ऑप्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि रिटेल बैंकिंग जो है उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रखा है हमने अपनी ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी में। जो हमारी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी है पूरे बैंक की, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग भी आती है, रिटेल बैंकिंग भी आती है, डिजिटल बैंकिंग भी आती है, उन सब में हमने रिटेल बैंकिंग को कितना इंपॉर्टेंस दे रखा है, ठीक है, अपनी ओवरऑल कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजी में। और क्या प्रोजेक्शन है हमारी रिटेल बैंकिंग को लेकर के कि आने वाले समय में रिटेल बैंकिंग कैसा परफॉर्म करेगा, उसमें हमारी क्या प्रोजेक्शन है, क्या हम अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसी के ऊपर डिपेंड हो करके हम कौन सा मॉडल या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, या कोई बैंक कौन सा मॉडल या प्रोसेस अडॉप्ट करता है। ये इसी बात पर ही डिपेंड करता है, किस बात पर, कि ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है रिटेल बैंकिंग को कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में, और साथ ही साथ हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि रिटेल बैंकिंग हमारे बैंक की अगले कुछ वर्षों में कैसी होने वाली है। द मॉडल अडॉप्टेड बाई बैंक्स वेरी अमंग द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। तो जो मॉडल अडॉप्ट किया जाता है बैंकों के द्वारा वो वेरी करता है, पब्लिक सेक्टर में अलग है, प्राइवेट सेक्टर में और फॉरेन बैंक में लगभग अलग अलग तरीके के मॉडल अडॉप्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो मेन अप्रोचेज हैं कौन कौन सी हैं, 3 अप्रोचेज हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। SBU है पहली, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच है, दूसरी डिपार्टमेंटल अप्रोच है, और तीसरी इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है सारा कुछ एक साथ मिला करके, पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। ये पूरे बिजनेस प्लान का एक पार्ट ही होता है, कोई अलग से वो नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात होती है कि बैंक कोई भी जो है स्ट्रेटजी ऑप्ट कर सकता है उस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में बैंक कौन सी अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए, तो SBU, डिपार्टमेंटल या इंटीग्रेटेड, तो कोई भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई भी बैंक कोई भी अप्रोच अडॉप्ट कर सकता है। डिपार्टमेंटल अप्रोच ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, PSU यानी हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो ज़्यादातर डिपार्टमेंटल अप्रोच अपनाते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी जो है कुछ बैंकों द्वारा अपनाई जाती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच उन बैंकों द्वारा अपनाई जाती है जिनके बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं होते हैं। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होती है, डिपार्टमेंटल क्या होता है और इंटीग्रेटेड, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। SBU का सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा टाटा में TCS भी है जो सॉफ्टवेयर का काम करती है, टाटा मोटर्स भी है जो कार वगैरह बनाती हैं, टाटा के आपके AC भी आते हैं, है ना, टाटा कंपनी साल्ट भी बनाती है ना, FMCG वाला काम भी करती है। तो अब हो क्या रहा है कि अगर ओवरऑल कंपनी टाटा है, लेकिन TCS उसकी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जिसका काम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टेक केयर करना है। टाटा मोटर्स का काम है, ये एक टाटा मोटर्स इसकी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जिसका काम केवल मोटर इंडस्ट्री के बिजनेस को देखना है। टाटा के जो AC आते हैं, है ना, उसका काम है केवल AC वाली मार्केट को देखते रहना। इसी तरीके से टाटा साल्ट वाले जो होते हैं उनका काम है केवल नमक वाले बिजनेस को ही एक तरीके से देखना। तो हुआ क्या है, यहाँ पर टाटा ने
क्या किया हुआ है कि अपने बिजनेस को SBU में बांट रखा है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में बांट रखा है, और हर यूनिट इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है। अगर आप देखो तो ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रही है, यानी TCS का अगर आप देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपका सॉफ्टवेयर बनाती है फ्रेंड, उसका ये नमक वाली फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। या जो जो कंपनी AC बना रही है टाटा की, उसका टाटा मोटर से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का, अगर आप समझ पा रहे हो तो। इसमें होता, अब बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि बैंक ने क्या किया, रिटेल बैंकिंग को एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ही बना दिया। कहने मतलब हुआ उसको अब ओवरऑल अपना सिर्फ रिटेल का ही काम देखना है और दुनियादारी से उसको ज़्यादा कोई काम नहीं रह जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डिपार्टमेंटल अप्रोच हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों में आपने पहले ही देख रखी होगी। अगर आप अपने कभी रीजनल ऑफिस वगैरह में गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि HR डिपार्टमेंट होता है, क्रेडिट के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है ना, और उसके बाद में अदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से उसमें अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम है, लेकिन नॉर्मली बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो हर एक में डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होता है कि हम चीज़ों को जो एक टाइप के फंक्शन है उनको एक जगह ले आए। जो HR का फंक्शन है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को जो काम करने हैं उसको एक जगह करके HR डिपार्टमेंट बना दिया। लोन के से रिलेटेड जितने भी काम थे उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट को दे दिया। सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी काम थे उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ये डिपार्टमेंटल अप्रोच होती है। तो डिपार्टमेंटल अप्रोच में अब क्या होगा, आगे जा करके रिटेल वाला लोन जिसने देखना है वो एक डिपार्टमेंट हो गया, MSME का लोन जिसने देखना है वो एक डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरीके से और भी आपके कारपोरेट लोन होते हैं, यानी कारपोरेट कस्टमर को देखना है तो उसको अलग एक डिपार्टमेंट बता दिया। मान लीजिए फॉरेन जो हमारे फॉरेन डीलर हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस देख रहे हैं उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बता दिया। तो डिपार्टमेंटल अप्रोच में हम डिपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है, सारा कुछ जैसे एक बैंक चल रहा है, जैसे सब कुछ फंक्शन कर रहा है, वैसे ही उसमें रिटेल बैंकिंग भी उसी के साथ ही साथ मूव कर रही है। कोई अलग से स्पेशलाइज्ड उसमें काम नहीं हो रहा है। और ये बात मैंने आपको बता दी कि इन तीनों में से कोई भी स्ट्रेटजी, एनी स्ट्रेटजी कैन बी ऑप्टेड बाई अ बैंक। तो आई होप अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा ये बात कि मैं क्या बात कर रहा था, जो मैं यहाँ पर कह रहा था। अब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बैंक फॉलो डिफरेंट अप्रोच। अब जो 3 अप्रोच हैं हमारी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, उसके बाद में डिपार्टमेंटल अप्रोच हो गई आपकी, और साथ ही साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन, मतलब डिफरेंट अप्रोच को बैंक फॉलो करते हैं रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी के लिए। और रोल और इंपॉर्टेंस रिटेल बैंकिंग का अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है। कौन सा मॉडल या प्रोसेस ऑप्ट करना है ये किस बात पर डिपेंड करता है कि रिटेल बैंकिंग स्पेस को कितना इंपॉर्टेंस दी गई है, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी में कितना इंपॉर्टेंस आपने बैंक ने दे रखी है रिटेल बैंकिंग को, उसी के आधार पर ही आप डिसाइड करोगे ना। जैसे देखिए किसी बैंक ने अगर ज़्यादा अप्रोच, मतलब ज़्यादा वो वैल्यू नहीं दे रखी रिटेल बैंकिंग को, तो वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलेगा। जैसे सारी चीज़ें चल रही वैसे ही रिटेल बैंकिंग भी अलग चलेगी। लेकिन अगर कोई ज़्यादा फोकस करेगा तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना करके रखेगा। वो बोलेगा कि नहीं, इस सेक्शन में केवल रिटेल के लोग हैं और सिर्फ तुमको रिटेल बैंकिंग पर ही फोकस करना है, रिटेल लोन, रिटेल एडवांसेस जो भी है उसी पर फोकस करिए, और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इंपॉर्टेंस कितनी दी है उसी के हिसाब से आप अपनी प्रोसेस को डिसाइड करते हैं, अपने मॉडल को डिसाइड करते हैं। अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके के मॉडल अडॉप्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बता दिया बेसिकली 3 तरीके के अप्रोच हैं अपना रिटेल बैंकिंग के लिए। पहली है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, दूसरी डिपार्टमेंटल अप्रोच, तीसरी इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कोई भी बैंक किसी भी स्ट्रेटजी को ऑप्ट कर सकता है, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इन तीनों के बारे में फ्रेंड्स बेसिकली मैंने समझा दिया है, डिटेल में अब पढ़ेंगे इन्हीं तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एम्स एट डिवाइडिंग द बिजनेस ऑन द लाइन ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस लाइन। तो इसमें SBU जो अप्रोच होती है उसमें क्या करते हैं, बिजनेस को एक अलग लाइन में बांटते हैं SBU के आधार पर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के आधार पर अलग अलग लाइन में बांटने की कोशिश करते हैं। जैसा कि टाटा मोटर्स का, टाटा कंपनी का जो एग्जांपल है वो बेस्ट है फ्रेंड्स। AC बनाने का काम अलग है, मोटर मैन्युफैक्चरिंग का काम अलग है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम अलग है, अगर बैटरी वगैरह बनाते हैं तो वो अलग काम है। टाटा की टी आती है तो चाय वाला काम अलग डिपार्टमेंट देखता है। मतलब वो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना रखी, टाटा टी से ही रिलेटेड काम करेगी, उसको AC वाले बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। अब इस वजह से होता क्या है फ्रेंड्स कि जो टाटा टी की जो MD या CEO जो भी होंगे उनका पूरा फोकस अपने चाय के बिजनेस पर है, ना कि और किसी चीज़ से उनको लेना देना है। उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस चाय के बिजनेस को मार्केट में कितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बहुत फोकस्ड यूनिट मतलब एक फोकस्ड यूनिट की तरह काम करती है।
SBU आर ऑटोनॉमस डिवीजन्स। अब ये ऑटोनॉमस डिवीजन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। देखिए टाटा टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाटा टी और टाटा की AC जो बनते हैं, तो टाटा टी को AC से कोई लेना देना नहीं, तो ये ऑटोनॉमस डिवीजन है। चाय वाले का काम चाय वाले से रिलेटेड है, AC वाले का काम AC वाले से, टाटा सॉल्ट वाले का काम सॉल्ट वाले से है, उसको किसी और से लेना देना नहीं है। ये छोटे भी हो सकते हैं, एनफ स्मॉल एनफ भी हो सकते हैं और लार्ज एनफ भी हो सकती है। मतलब कहने का SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। छोटी होगी तो फ्लेक्सिबल रहेगी और बड़ी होगी तो वो जितने भी फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं उनको कंट्रोल करने की पावर रखेगी। SBUs आर डिफाइंड एज ए प्रॉफिट सेंटर। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को हम प्रॉफिट सेंटर भी कह सकते हैं, व्हिच फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड मार्केट सेगमेंट। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को कहें तो ये एक तरीके से प्रॉफिट सेंटर का काम करते हैं, जिनका फोकस किस बात पर होता है कि हम मार्केट में नए नए प्रोडक्ट ऑफर करें और मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करें। जैसे टाटा टी जो चाहती है, वो क्या चाहती है कि हम चाय वाले अलग अलग तरीके की वैरायटी की चाय हम मार्केट में लाएं, है ना। टाटा अग्नि, टाटा टी, जो भी नाम हो, मार्केट में कई तरीके के नाम की आती हैं चाय, ठीक है। तो वो उनका नए नए प्रोडक्ट ऑफर करेंगे और पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और ये बात सेम जो बात है यही रिटेल बैंकिंग के लिए भी लागू होती है फ्रेंड्स, ओके। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपने अगर रिटेल बैंकिंग में बना रखी है तो हम नए नए प्रोडक्ट ऑफर करेंगे और पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश रहेगी किसकी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की। एंड SBU कैन बी अ बिजनेस यूनिट ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेशन। अब SBU क्या हो सकती है, एक बिजनेस यूनिट हो सकती है किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि टाटा ऑर्गेनाइजेशन में एक जो आपकी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, मान लीजिए टाटा टी वाली है, टाटा का AC आता है वोल्टास का, है ना। तो ये अब एक इसमें क्या है कि एक बड़े कारपोरेशन, टाटा बड़े कारपोरेशन है, उसकी एक बिजनेस यूनिट है, कौन, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। या फिर ये कह रहे हैं कि इट कैन बी अ बिजनेस इन इटसेल्फ, या कई जगहों पर ऐसा होगा कि जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है हो सकता है कि वो अपने आप में एक बिजनेस ही हो। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब स्टार्टिंग में पेटीएम आया था तो पेटीएम का काम जो है सिंपल सा था, तो एक तरीके से वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट थी। लेकिन अभी मतलब उसका काम था केवल पेटीएम रिचार्ज वगैरह ये सारे काम करती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इस SBU यानी अपने आप में बिजनेस है उसको फर्दर डिवाइड किया। अभी उनका पेमेंट बैंक भी है, ऑनलाइन ग्रोसरी वगैरह का स्टोर भी ले आए हैं, E-कॉमर्स का स्टोर भी ले आए हैं, और जो पुराना उनका काम था वो तो वो पहले से कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, ओके। तो एक SBU जो है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन की बिजनेस यूनिट भी हो सकती है, यानी एक यूनिट हो सकती है, उनमें से कई यूनिट होंगे, उनमें से एक हो सकती है, या पूरा का पूरा बिजनेस भी एक SBU हो सकती है। और जो रिसर्च स्टडी की गई है 10 पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट पब्लिक और फॉरेन बैंकों पर जब स्टडी की गई जो मुंबई में बेस्ड हैं, जो SBU अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पाया गया कि जो है उनमें से टॉप 5 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक जो है SBU अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। मतलब कहने का इन्होंने क्या किया कि 10 बैंकों का कंपेयर किया है, जो कि एक सेकंड रुकिएगा, इन्होंने एज पर रिसर्च स्टडी ऑफ द मॉडल फॉलोड बाय द टॉप 10 बैंक कंप्राइजिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि 10 बैंकों का कंपेयर किया, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक को लेकर के इन्होंने स्टडी की। और उस स्टडी में ये पाया कि मुंबई में जो मुंबई बेस्ड है, यानी जिनका हेड ऑफिस मुंबई में है, उनमें से 10 में से टॉप 5 जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उन्होंने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को ऑप्ट किया हुआ है। कहने मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक तरीके से हम देखें तो पॉपुलर है, क्योंकि 10 में से अगर 5 बैंक जो है SBU को ऑप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। और साथ ही साथ में दियर बिजनेस मॉडल इन अलाइनमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। और इनका जो बिजनेस मॉडल है अपना रिटेल बैंकिंग को करने का, वो जो है फॉरेन बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ में मिलता जुलता ही है। इन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक द बिजनेस मॉडल इज वेरी क्लियर। जो नए जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक है फ्रेंड्स, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही क्लियर है फ्रेंड्स। दे हैड सेटअप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट टू हैव क्लियर फोकस एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो नए जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बहुत ही क्लियर रखा हुआ है। उन्होंने SBU इस्टेब्लिश कर रखी हैं ताकि वो क्लियरली फोकस रखें और अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव रखें। यानी एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को एक ही चीज़ पर फोकस करना है, एक ही काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। इन फॉरेन बैंक आल्सो SBU इज ए बिजनेस मॉडल फॉलोड विद अ डिफाइंड बिजनेस फोकस। तो मतलब कहने का जो फॉरेन बैंक है उनमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है इज ए बिजनेस मॉडल, ये एक बिजनेस मॉडल की तरह यूज किया जाता है, फॉलोड विद अ डिफाइंड बिजनेस फोकस। और इसमें भी बिजनेस का इनका फोकस एकदम सेट रहता है, ठीक है। उसके बाद में एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने स्ट्रेटेजिक बिजनेस, देखिए मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है, ये केवल कुछ बातें हैं जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछी जाएँ। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है क्या करता है,
जो बिजनेस होता है उसको एक बिजनेस लाइन में डिवाइड कर देता है, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं। ये ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस डिवीजन होता है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो होती है ऑटोनॉमस होती है, यानी स्वतंत्र होती है, अपने आप में खुद डिसीजन ले सकती है। ये मतलब एसबीयू छोटी भी हो सकती है, एसबीयू बड़ी भी हो सकती है। एसबीयू को हम एक तरीके से प्रॉफिट सेंटर भी कह सकते हैं, जो कि फोकस करती है अपनी मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑफर करने में और मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करने में। ठीक है, एसबीयू बिजनेस की एक बड़े कारपोरेशन की एक बिजनेस यूनिट भी हो सकती है और अपने आप में एक बिजनेस खुद हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में जो 10 बड़े बैंकों का या फिर 10 बैंकों का, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक शामिल थे, जब स्टडी की गई कि कौन सा मॉडल रिटेल बैंकिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, तो ये पता चलता है कि मुंबई बेस्ड जो है 5 टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को, है ना, मतलब 5 में से एक, ऑप्टेड बाई वन ऑफ द टॉप 5 बैंक्स, 5 में से, सॉरी पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, तो 5 में से एक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक ने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को ऑप्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ में इनका जो बिजनेस मॉडल है वो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंकों के जैसा मिलता जुलता ही है। नई जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके बिजनेस मॉडल बहुत ही क्लियर हैं। उन्होंने बिजनेस मॉडल क्या बना रखा है कि हम एसबीयू इस्टेब्लिश करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाएंगे, जिनका क्लियर फोकस होना चाहिए और बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव पहले से ही क्लियर, आपको रिटेल बैंकिंग करनी है, इसी पर ही फोकस करिए, रिटेल पर ही फोकस करिए और किसी चीज़ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और फॉरेन बैंक में भी यही है कि एसबीयू जो है उनका एक बिजनेस मॉडल होता है और उनका भी बिजनेस फोकस एकदम प्री डिफाइंड ही होता है। द डिमार्केशन ऑफ एज ए एसबीयू इज मोर मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है वो एक तरीके से मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होती है, MBO। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज MBO, मतलब मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, जहाँ पर बिजनेस मॉडलर स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। उनका कहने मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में क्या करते हैं, ये मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव प्रोसेस होती है, जहाँ पर एक मॉडुलर स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। मॉडुलर स्ट्रेटजी का क्या मतलब, हमने रिटेल बैंकिंग के बिजनेस को स्टार्ट किया एक मॉड्यूल के तौर पर, इसको लॉन्च किया, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसको आगे बढ़ाया, अदरवाइज इसको हमने यहीं पर ही स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया, नॉक डाउन कर दिया। ठीक है, मॉडुलर स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग टारगेटेड प्रॉफिट विद अ प्रोविजन टू नॉक डाउन द मॉड्यूल, है ना। तो यही कह रहे हैं कि इसमें एक मॉडुलर स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, अचीविंग टारगेटेड प्रॉफिट्स, जो टारगेट प्रॉफिट होता है, हमें प्रॉफिट जितना कमाना है उसका टारगेट बना के रखते हैं मॉडुलर स्ट्रेटजी के तहत, विथ अ प्रोविजन, इसमें हम प्रोविजन भी करके रखते हैं कि नॉक डाउन द मॉड्यूल, उस मॉड्यूल को हम नॉक डाउन कर देंगे, खत्म कर देंगे, इफ़ रिटेल प्लान्स आर नॉट ट्रांसलेटेड एज पर द ऑब्जेक्टिव। अगर जो हमारा प्लान है उसके हिसाब से रिटेल बैंकिंग बिजनेस में जो है प्रॉफिट नहीं कमाता है तो हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को बंद कर देंगे। तो ये मॉडुलर स्ट्रेटजी होती है फ्रेंड्स। तो स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एक जो है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव MBO होता है, जहाँ पर क्या करते हैं, SBU बनाया, SBU एक तरीके से एक मॉड्यूल बना देते हैं और उस मॉड्यूलर स्ट्रेटजी में हम अपना प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में उसमें एक प्रोविज़न करके रखते हैं कि अगर हम अपना प्लान के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट को नहीं अचीव कर पाते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम बंद भी कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच हो गई फ्रेंड्स आपकी डिपार्टमेंटल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच में मैंने आपको बताया कि हर एक को डिपार्टमेंट में बदल दिया जाता है। इन डिपार्टमेंटल अप्रोच रेदर दैन डिवाइडिंग ऑन स्ट्रेटजिक और बिजनेस लाइन, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या बिजनेस लाइन के हिसाब से डिवाइड ना करके ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो वहाँ पर क्या था, मतलब कहने का, जब हमने SBU देखा तो वहाँ पर जो डिवाइडेशन होता था फ्रेंड्स वो एक स्ट्रेटजी या बिजनेस लाइन में किया जाता था। मतलब एक बिजनेस है, उसको कई सारे अलग अलग बिजनेसों में फर्दर कैटेगराइज करने की कोशिश करें। बिजनेस लाइन, ये अलग बिजनेस लाइन है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये हर एक बड़े से बिजनेस कॉर्पोरेशन का ये सब स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट है। 4 बिजनेस SBU हमने बना दिए थे, तो बिजनेस लाइन के बेसिस पर वहाँ पर डिवीजन करते थे। लेकिन यहाँ पर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस किया जाता है, वेरियस टीम परफॉर्म, मतलब कौन सा फंक्शन कौन सी टीम परफॉर्म करती है उसके बेसिस पर डिवीजन किया जाता है डिपार्टमेंटल अप्रोच में। जैसा कि मैंने बताया, जो HR डिपार्टमेंट का जो फंक्शन होगा उसको एक जगह आपने सारे के सारे काम ला करके, सैलरी का काम और छुट्टी देखने का, किसी की ड्यूटी असाइन करने का, ट्रेनिंग करवाने का, ये सारे काम अगर HR डिपार्टमेंट के हैं तो उस फंक्शन को एक जगह इकट्ठा करके जो हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया फ्रेंड, तो वही डिपार्टमेंटल अप्रोच होती है। वेरियस टीम, द डिपार्टमेंटल अप्रोच इज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन अप्रोच विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो डिपार्टमेंटल जो अप्रोच होती है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन अप्रोच होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है उसको एक जगह करना ही डिपार्टमेंटल अप्रोच हो जाती है। दिस अप्रोच सेग्रीगेट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या करते हैं, जो
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, डिपार्टमेंट के रूप में बांट देते हैं। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट में प्लानिंग का काम प्लानिंग वाले देखेंगे, मार्केटिंग से रिलेटेड जो टास्क है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा, अकाउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरीके से क्रेडिट डिपार्टमेंट भी होगा, वेरियस डिपार्टमेंट्स आर पॉसिबल। तो इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है उसको सेग्रीगेट कर देते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे एग्जांपल के लिए अब हमने देख ही लिया प्लानिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि हाँ डिपार्टमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर। जनरली एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स मैनेजर एंड चेंज ऑफ कमांड, और हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इंचार्ज होगा, मैनेजर होगा, और चेन ऑफ कमांड मतलब वहाँ पर एक सेट कमांड्स होंगी, फिक्स कमांड्स होंगी कि मतलब इतना काम तो होना ही होना है। पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया जनरली हैव ऑप्टेड डिपार्टमेंटल अप्रोच एज देयर रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल। तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जनरली उन्होंने क्या किया हुआ है, डिपार्टमेंटल अप्रोच अडॉप्ट कर रखी है रिटेल बैंकिंग मॉडल के लिए। तो रिटेल बैंकिंग हमारे देश में डिपार्टमेंटल यानी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया रिटेल बैंकिंग के लिए स्पेशली, उसका काम है सिर्फ रिटेल बैंकिंग को ही देखना। इन ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक द अप्रोच आर मोर कंजर्वेटिव, मतलब कहने का पुरानी जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वहाँ पर जो अप्रोच थी वो कंजर्वेटिव थी। द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग इज बिल्ड एज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। तो इनमें क्या होता था, जो पुरानी जनरेशन के प्राइवेट बैंक थे वहाँ पर क्या होता था, जो रिटेल बैंकिंग को कहते क्या थे, ओवरऑल बिजनेस प्लान का ही एक पार्ट मानकर चलते थे, और इसे कोई सेपरेट डिपार्टमेंट या जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नहीं बनाया जाता था। कहने मतलब उस समय जो पुराने ओल्ड जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो करते थे, अगर हम कहना चाहें यहाँ पर। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में हमें देखना है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा डिपार्टमेंटल अप्रोच में, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में हम बिजनेस लाइन या स्ट्रेटजी के आधार पर डिवीजन करते हैं, जबकि इसमें फंक्शन के आधार पर कौन सा काम कौन करेगा उसके आधार पर डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट काम है, फंक्शंस हैं, उनको एक जगह सेग्रीगेट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, है ना। और हर डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है और कुछ सेट कमांड्स होती है जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है, कुछ काम होते हैं जिन्हें करना पड़ता है। पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उन्होंने ज़्यादातर डिपार्टमेंटल अप्रोच अपनाई हुई है रिटेल बैंकिंग बिजनेस मॉडल के लिए। पुराने टाइम के जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, पुराने टाइम के ओल्ड जनरेशन के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, उन्होंने कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो किया हुआ था। मतलब कहने कि वो अलग से ना तो एसबीयू बनाते थे और ना ही सेपरेट डिपार्टमेंट बताते थे, बल्कि ओवरऑल बिजनेस प्लान में ही रिटेल बैंकिंग को लेकर के आगे बढ़ते थे। ठीक है फ्रेंड, तो अब इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इज यूजुअली अडॉप्टेड बाय स्मॉलर बिजनेसेस। पहली बात ये कि इसको अडॉप्ट कौन ज़्यादा कर सकता है, जिसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर छोटा बिजनेस है तो उसमें हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें इट कंबाइन ऑल सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड अडॉप्ट कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस। तो इसमें क्या होता है कि सारी जितनी भी सोशल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हैं उनको, और इसमें कोहेसिव अप्रोच अपनाई जाती है प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बिजनेस की। कहने मतलब ये है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर आप समझिए तो जैसे सारी चीज़ें चल रही हैं उसी तरीके से इसको भी चलाना है, कोई अलग से वो नहीं है। जैसे एक कोई मर्चेंट जो होते हैं, दुकानदार होते हैं फ्रेंड्स, अब उनमें क्या है कि मतलब मान लीजिए जैसे आप अगर जो होते हैं ना ग्रोसरी की शॉप पे जाइए तो वहाँ पर आपको देखते होंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो ग्रोसरी वाली शॉप से रिलेटेड ही चीज़ें हों, और भी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो कहने मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको मिल्क के पैकेट चाहिए तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि हो सकता है कि वो ग्रोसरी का पार्ट ना हो वैसे देखा जाए, लेकिन वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी वो बेच रहे होते हैं। कोल्ड ड्रिंक इसका पार्ट नहीं है, कोल्ड ड्रिंक एक सेपरेट बिजनेस है, लेकिन वो क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक को भी अपनी दुकान पर ही रखते हैं, क्योंकि ताकि कोई कस्टमर आए तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी उसको अवेलेबल रह सके। तो कहना मतलब एक तरीके से यही इंटीग्रेटेड अप्रोच का यही मतलब होता है कि बैंक ने क्या किया कि चाहे रिटेल बैंकिंग की बात हो, चाहे होलसेल बैंकिंग की बात हो, चाहे डिजिटल बैंकिंग की बात हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो, जैसे हमारा ओवरऑल बिजनेस चल रहा है वैसे ही उसको भी उसी में चलाना है। कोई सेपरेट जो है हम एक स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हम फील नहीं करते हैं। इट इज एज्यूम्ड दैट हैविंग अ यूनिफाइड बिजनेस वुड रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्केल रादर देन हैविंग सेपरेट एंट्री फॉर ईच बिजनेस लाइन। तो इसमें जब इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये माना जाता है कि अगर हम यूनिफाइड बिजनेस रखेंगे तो उससे रिस्क कम रहेगा। यूनिफाइड मतलब
मतलब कहने का अलग अलग डिपार्टमेंट ना रख करके, अलग अलग SBU ना रख करके हम क्या करेंगे, सारा एक साथ जब एक ही बिजनेस मान करके चलेंगे तो उसमें रिस्क कम रहता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है अगर हम अपनी स्केल को बढ़ाएं। मतलब कहने का कि भाई 10 कस्टमर को लोन देंगे और 100 कस्टमर को लोन देंगे और फिर 1000 कस्टमर को लोन देंगे, तो वही स्केल बढ़ाने का ये मतलब होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी फॉर ईच बिजनेस लाइन, मतलब यहाँ पर ये अलग अलग एंटिटी, हर एक बिजनेस लाइन के लिए अलग अलग एंटिटी ना रख करके हम एक ही यूनिफाइड बिजनेस में काम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है जनरली किसके द्वारा अडॉप्ट की जाती है, स्मॉल बिजनेस के द्वारा अडॉप्ट की जाती है। इसमें सारे सोशो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को देखा जाता है और प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक कोहेसिव अप्रोच यानी कि एक साथ जुड़ी हुई अप्रोच अपनाई जाती है। अलग अलग, मतलब कहने का ये नहीं कि रिटेल बैंकिंग को एक अलग ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही आदमी रिटेल को भी देख ले रहा है, एक ही आदमी अपना MSME को भी देख ले रहा है, एक ही आदमी सारी चीज़ों को देख रहा है। तो ये ऐसा मानते हैं कि अगर हम एक यूनिफाइड बिजनेस स्ट्रेटजी रखेंगे तो उससे रिस्क कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है ना। उसके बाद में अब इसमें ये पहला टॉपिक हमारा खत्म होता है फ्रेंड्स, जिसमें हमने डिफरेंट रिटेल बैंकिंग के अप्रोचेस के बारे में पढ़ा। अब बिजनेस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब ये था कि मतलब देखिए रिटेल जो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है आपका अप्रोच कौन सी, तो कहने मतलब ये था कि अगर एक बार हमने रिटेल बैंकिंग स्टार्ट कर दी तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम रिटेल बैंकिंग को कैसे हैंडल करेंगे। क्या हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बनाएगा बैंक और उससे हैंडल करेगा, या डिपार्टमेंट में बदल करके रिटेल बैंकिंग को हैंडल करेगा, या इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएगा। तो वो हो गई थी इसकी कि कौन सी प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ पर बिजनेस मॉडल का मतलब हुआ कि अगर रिटेल बैंकिंग को हमें सेटअप करना है, रिटेल बैंकिंग को मार्केट में फैलाना है किसी बैंक को, तो कौन सा मॉडल अडॉप्ट करेगा, कैसे हम परफॉर्म करेंगे, मतलब हम क्या प्रॉफिट के पीछे भागेंगे या फिर अपनी मार्केट बड़ी करने के पीछे रहेंगे। तो उसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है कि कौन सा बिजनेस मॉडल ऑप्ट करना चाहिए एक बैंक को। बैंक जनरली स्ट्रक्चर दियर बैंक रिटेल बैंकिंग मॉडल मेनली ऑन पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। तो कहने मतलब यह है कि बैंक जनरली क्या करते हैं, अपने रिटेल बैंकिंग मॉडल को पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पर मॉडल का मतलब कहने का पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि मार्केट में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। कोई नया बैंक, प्राइवेट बैंक या पब्लिक बैंक आया, उसने वो रिटेल बैंकिंग में कभी काम नहीं किया था, तो उसकी कोशिश यही रहेगी अगर टॉप 5 बैंक्स जो हैं हमें कोशिश करनी इस टॉप 5 स्लॉट में हम अपनी पोजीशन बना दें। यही स्ट्रेटजी रहती है। तो बैंक जनरली स्ट्रक्चर दिया रिटेल बैंकिंग। तो बैंक क्या करते हैं, रिटेल बैंकिंग मॉडल को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म के जरिए स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेटजी आर बेस्ड ऑन पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो स्ट्रेटजी जो है बेस्ड होती हैं पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव पर। मतलब हमारा जो हम यहाँ पर टॉप 5 में बने रहना चाहते हैं, टॉप 10 में बने रहना चाहते हैं, हमारी पोजिशनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है और साथ ही साथ में हमने कितना रिटेल बैंकिंग को इम्पोर्टेंस दे रखी है, किसी बैंक ने कितना रिटेल बैंकिंग को इम्पोर्टेंस दे रखी है, उसी के बेसिस पर ही ये पोजिशनिंग मॉडल या बिजनेस मॉडल डिसाइड होता है। इन केस ऑफ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक द पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म इज़ वेरी क्लियर। तो ये कह रहे हैं कि जो पुराने ओल्ड जनरेशन के जो हमारे प्राइवेट बैंक थे उनमें पोजिशनिंग जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत ही क्लियर था कि उन्हें क्या करना है उनको पता होता था। इट इज़ बेस्ड ऑन ओवरऑल बिजनेस प्लान, पूरे ओवरऑल बिजनेस प्लान पर बेस्ड होता था और इन लाइन विद देयर साइज और स्केल। जितना मतलब बैंक का साइज है और जितनी उनकी स्केल है उसी हिसाब से ये डिसाइड होता था कि हम पोजिशनिंग कैसे करेंगे। अगर हमारे पास 200 करोड़ रुपए की ही पूंजी है तो हम टॉप 10 में आना भी चाहें तो भी नहीं आ सकते, क्योंकि जो सबसे लोवेस्ट है हो सकता है उसके बाद 2000 करोड़ रुपए मिनिमम हो। है, समझ रहे हैं ये बात को। तो ये हो गया मतलब कहने का कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है, ओवरऑल हमारे बैंक का साइज़ कितना है, मतलब कितने पैसे हैं और किस स्केल में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारा कुछ विजन जो है ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक में पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही क्लियर रहती थी। द न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक हैव क्लियर विजन अबाउट देयर पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि जो नए जनरेशन के प्राइवेट बैंक आए हुए हैं उनका भी विजन बहुत ही पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म के क्लियर है। दे वांट टू बी इन टॉप स्लॉट अक्रॉस ऑल द क्लास ऑफ बैंक एंड जस्टिफिकली सो। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि वो टॉप स्लॉट में होना चाहते हैं, मतलब ऑल क्लास ऑफ बैंक्स, मतलब चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो और चाहे आपका फॉरेन बैंक हो, तीनों चाहे जिस भी तरीके के बैंक हो, ऑल क्लास ऑफ बैंक में टॉप स्लॉट में होने की कोशिश करते हैं। कौन? नई जनरेशन के जो प्राइवेट बैंक हैं। इवन recent entrant in the private sector side have clear positioning strategy how about where they want to be going forward in the next 2-3 year, put several action plan to achieve their objective।
तो यही कहना है कि जो लेटेस्ट अभी जो नए नए मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने एंट्री करी हुई है, उनकी भी जो पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है, उनकी बहुत ही क्लियर कट पोजिशनिंग स्ट्रेटजी है। वो कहाँ, वेयर दे वांट टू बी, वो कहाँ होना चाहते हैं और अगले 2 से 3 सालों में वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगले 2-3 साल में उनको कहाँ पहुँचना है, और उसके लिए उस चीज़ को अचीव करने के लिए पुट सुटेबल एक्शन प्लान, एक अच्छा सा प्लान बना के रखा हुआ है ताकि उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सकें। मतलब कहने का ये है कि पोजिशनिंग जो प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत ही क्लियर कट हर बैंक ने अपनी स्ट्रेटजी क्लियर कर रखी है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ने ये क्लियर कर रखा है कि हम जो है मान लीजिए टॉप 3 में होना चाहते हैं, तो अगले 3-4 सालों में हम इसे टॉप 1 में पहुंचना चाहते हैं। तो वो चीज़ एकदम पहले से ही इन्होंने डिसाइड कर रखी हुई है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम टॉप 1 में कैसे पहुँचेंगे, टॉप 2 में कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए इन्होंने सुटेबल एक्शन प्लान पहले से ही बना रखा है ताकि उस ऑब्जेक्टिव को ये अचीव कर सकें फ्रेंड्स। ओके, फॉरेन बैंक जो है जनरल डू नॉट गो बाय पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक थे वो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा थे नहीं, वो टॉप 10 में अपनी जगह बनाना चाहते या टॉप 3 में अपनी जगह बनाना चाहते थे। लेकिन जो फॉरेन बैंक होते थे फ्रेंड, उनका जो है ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मली जो है प्रॉफिट के पर्पज़ से मार्केट में एंट्री करते हैं। वो रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट के पर्पज़ से एंट्री करते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है ना, प्योरली ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव से जाते हैं। दे गो बाई कस्टमर, बिजनेस एंड प्रॉफिट टारगेट। तो वो मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का टारगेट होना चाहिए, बिजनेस का टारगेट और प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए, पोजिशनिंग के ऊपर नहीं जाते हैं। दे टेक अ कॉल ऑन द बिजनेस मॉडल इटसेल्फ आर वन सेगमेंट ऑफ द ओवरऑल मॉडल। इफ सेम इज नॉट प्रॉफिटेबल, आइदर एग्जिट द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट इटसेल्फ और एग्जिट ए पर्टिकुलर बिजनेस लाइन विद इन द मॉडल। कहने मतलब ये है कि जो फॉरेन बैंक होते हैं वो क्या करते हैं कि रिटेल बैंकिंग के सेगमेंट में एंट्री किया उन्होंने, रिटेल बैंकिंग के सेगमेंट में उन्होंने एंट्री किया। अगर उनकी जितना प्रॉफिट वो चाहते थे, अगर उतना प्रॉफिट कमा पाते हैं तो वो उस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज वो उससे एग्जिट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उस बिज़नेस को बंद ही कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए जो फॉरेन बैंक होते हैं उन्होंने रिटेल बैंकिंग के बिजनेस में एंट्री की, लेकिन अगर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, आगे कंटिन्यू किया, एग्जिट कर गए या ट्राई करते रहे, तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि वो एग्जिट कर गए थे। अगर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो बाहर निकल गए थे। द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ BNP परिबास, एक सेकंड रुकिएगा। तो अगर हम एक पुराना एग्जाम्पल ले फ्रेंड्स, क्लासिक एग्जाम्पल जो है BNP परिबास का है, विच इंटर्ड द रिटेल बैंकिंग स्पेस वेरी एग्रेसिवली ड्यूरिंग लेट 1990। मतलब 1990 के दौरान BNP परिबास जो था उसने रिटेल बैंकिंग में एंट्री की, बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत एग्रेसिवली उसने एंट्री की विथ अ फुल फ्लेज ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज। उसने पूरी कोशिश की कि हम मतलब जो है पूरी तरह से इसमें छा जाएं, बट क्विट द स्पेस आफ्टर दे फाउंड दैट इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल सेगमेंट फॉर देम। ठीक है, तो जब उन्होंने ये फाइंड किया कि ये ओवरऑल इनके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इससे क्विट कर गए, छोड़ के चले गए फ्रेंड्स। ओके, तो फॉरेन बैंक का ज़्यादातर केस यही है कि वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं और पूरी तरह से एग्रेसिवली एंट्री करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरह से छा जाएं, और अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है तो उसको छोड़ करके निकल जाते हैं, उस सेगमेंट को बंद कर देते हैं, रिटेल बैंकिंग को बंद ही कर दिया। लाइकवाइज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक केम आउट ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड बिजनेस। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री की, खूब मेहनत की और मतलब प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, लेकिन अगर उनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उन्होंने भी क्रेडिट कार्ड बिजनेस को छोड़ दिया और जो है वायबिलिटी उन्होंने चेक की, मतलब कि हमारा ये प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है, हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं हुआ प्रॉफिट तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो कहने मतलब ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने फिर अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ही बंद कर दिया, और सारे काम कर रहा है, लेकिन चूंकि ये एक स्पेशल अलग से एक मतलब मॉडुलर अप्रोच अपनाई गई ना, वही जो मैंने बताया था आपको, तो मॉडुलर अप्रोच के तहत ये एंट्री करते हैं, अगर सक्सेस नहीं पाते तो वापस चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, और कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिन्होंने सफलता भी पाई है, ऐसा नहीं कि छोड़ने वाले ही हैं। जैसे ABN AMRO बैंक वाज द लेट एंट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग स्पेस। 1990 के मतलब लगभग 1990 में, ये याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो 1990 के दौरान में ABN AMRO जो बैंक था उसने रिटेल बैंकिंग में एंट्री करी और हैड ए क्लियर पोजिशनिंग फोकस फॉर बिल्डिंग ए रिटेल बैंकिंग फ्रेंचाइजी। और उनका एकदम क्लियर कट स्ट्रेटजी थी, क्लियर पोजिशनिंग स्ट्रेटजी थी कि हमको रिटेल बैंकिंग जो है आगे अपनी बढ़ानी ही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सफल भी रहा इस काम में। इसी तरीके से ABN AMRO बैंक वाज लेट एंट्रेंट क्रेडिट कार्ड स्पेस।
ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एबीएन एमरो जो बैंक था उसने लेट एंट्री की, मतलब उसके पहले क्रेडिट कार्ड का बिजनेस नहीं देता चलाता था, बट दे हैड बिल्ड अ कार्ड बेस्ड एग्रेसिवली एंड पोस्टेड अ थ्रेट टू अदर इस्टेब्लिश क्रेडिट कार्ड प्लेयर। लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब अपने रिटेल कस्टमर्स को कांटेक्ट करके एक अच्छा खासा जो है कार्ड बेस बना लिया, मतलब जैसे 1 करोड़ कार्ड बांट दिए। अब 1 करोड़ अगर कार्ड बांट दिए तो उन्होंने क्या किया, मतलब अब दूसरे जो क्रेडिट कार्ड के जो पुराने खिलाड़ी थे जो पहले से ही इस बिज़नेस में थे उनके लिए एक तरीके से थ्रेट हो गया, मतलब उनको एक मतलब कहने का प्रॉब्लम हो गई कि भाई अब एबीएन एमरो बैंक जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमारा बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है। तो ये है फॉरेन बैंक के केस में। फॉरेन बैंक क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं प्रॉफिट हुआ तो छोड़ देते हैं। ये हो गई। तो बैंक बिजनेस मॉडल का अब आपको क्लियर हो गया होगा। दो बातें हमने समझी कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, मतलब उनकी कोशिश रहती है कि हम टॉप 5 में बने रहें, ये प्राइवेट बैंक फॉलो करते हैं। और जो अपना फॉरेन बैंक हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, बिजनेस में एंट्री करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज उस बिजनेस को ख़त्म कर देते हैं और अपने दूसरे जो बिजनेस चल रहे हैं उनको चलने देते हैं। तो बैंक जनरली स्ट्रक्चर दियर रिटेल बैंकिंग मॉडल मेनली ऑन पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म। तो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म का यूज करके ही अपना बिजनेस मॉडल तय करते हैं, मतलब कहने का बिजनेस मॉडल जो है वो किस पर बेस्ड है, पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म पर। वो चाहते हैं कि हम पोजिशनिंग क्रिएट करें। स्ट्रेटजी आर बेस्ड ऑन पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव, और बैंक टू बैंक वेरी करती रहती है। जो इसमें स्ट्रेटजी होती है वो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है, हमें कहाँ पर अपने आप को पोजीशन करना है उस पर बेस्ड होती है। और ये डिपेंड करती है कि ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है उसमें रिटेल बैंकिंग को या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को आपने कितना वैल्यू दे रखी है। जो पुरानी जनरेशन के प्राइवेट बैंक थे उनकी पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म बहुत ही क्लियर था। इट वाज द ओवरऑल बिजनेस प्लान, पूरे बिजनेस प्लान पर बेस्ड होता था और उनके साइज और स्केल पर बेस्ड होता था। ठीक है फ्रेंड्स। और नई जनरेशन के जो प्राइवेट बैंक हैं उनका भी विजन बहुत ही क्लियर है पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के। दे वांट टू बी इन टॉप स्लॉट, वो टॉप स्लॉट में होना चाहते हैं, मतलब कि टॉप 5 में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, चाहे जिस भी टाइप का बैंक हो। ऑल क्लास ऑफ बैंक मतलब प्राइवेट पब्लिक चाहे जो भी बैंक हो, टॉप 5 में हमको बने रहना है। इवन रिसेंट इंटरेंट जो पब्लिक सेक्टर बैंक के जो रिसेंट हैं, अभी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं लेटेस्ट वाले, उनकी भी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है। दे नो कि मतलब वो कहाँ होना चाहते हैं, अगले 3-4 सालों में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और उसके लिए उनके पास सुटेबल प्लान भी है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और जो फॉरेन बैंक होते हैं फ्रेंड्स वो पोजीशनिंग ऑब्जेक्टिव के जरिए नहीं जाते हैं बल्कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव से जाते हैं, बिजनेस उद्देश्य से जाते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का टारगेट, बिजनेस का और प्रॉफिट का टारगेट होता है, बेसिकली प्रॉफिट का ही टारगेट होता है। दे टेक अ कॉल ऑन बिजनेस मॉडल इटसेल्फ, मतलब वो एक बिजनेस मॉडल ऑप्ट करते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, रिटेल बैंकिंग के बिजनेस में एंट्री की, और इफ़ सेम इज नॉट प्रॉफिटेबल, अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो रिटेल बैंकिंग सेगमेंट को एग्जिट कर जाते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं उन्होंने, जैसे BNP परिवार जो था उसने रिटेल इंडस्ट्री में एंटर किया 1990 में और खूब मेहनत की, लेकिन उसको जो है जब ये प्रॉफिटेबल नहीं लगा ये सेगमेंट तो उसने इसको क्विट कर दिया, छोड़ करके चला गया, रिटेल बैंकिंग का बिजनेस बंद कर दिया। इसी तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक जो है उसने अपना क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बंद कर दिया क्योंकि उसको जो है ये वाइबल नहीं लगा, प्रॉफिटेबल नहीं लगा। पॉजिटिव साइड में अगर एग्जांपल देखें तो एबीएन एमरो बैंक जो था उसने काफ़ी लेट में एंट्री की जो है रिटेल बैंकिंग में भी और क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी, लेकिन उन्होंने अपनी चूँकि रिटेल बैंकिंग में क्लियर पोजीशनिंग थी उनकी, तो अपना रिटेल बैंकिंग के बिजनेस को भी सफल किया और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी वो काफ़ी सफल रहे। और जो दूसरे क्रेडिट कार्ड प्लेयर थे उनको एक तरीके से उन्होंने थ्रेट भी दिया कि मतलब अब आपके बिजनेस में हम एंट्री कर रहे हैं। जैसे ये सिम वगैरह का एग्जांपल ले लीजिए फ्रेंड्स, जैसे आपका वोडाफोन है, आइडिया है, ढेर सारे पहले से ही थे, लेकिन जब जियो ने एंट्री की तो उसमें देखिए अग्रेसिवली उन्होंने काम किया और धीरे से इतना बड़ा कस्टमर बेस तैयार कर लिया कि दूसरों के लिए वो जो है एक तरीके से थ्रेट क्रिएट हो गया कि अब दूसरी जो कंपनियां थी उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा प्लान लाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम भी बिजनेस में बने रहें फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, इसी पर ही शुरू और इसी पर ही ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने देखा कि जो है कौन कौन सी अप्रोच है रिटेल बैंकिंग के लिए और कौन से बिजनेस मॉडल ऑप्ट करते हैं। तो रिटेल बैंकिंग में जो डिफरेंट अप्रोच है उसमें हमने देखा, मतलब अप्रोच का मतलब ये हुआ कि हम बैंक के अंदर में इसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की तरह एक अलग यूनिट बना देंगे या एक डिपार्टमेंट बना देंगे या एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएंगे, इसके बारे में बात थी। बिजनेस मॉडल क्या कहता है, रिटेल बिजनेस मॉडल ये जानना चाहता है
कि हम मार्केट में कैसे एंट्री करेंगे। क्या हम मार्केट में एंट्री करेंगे, अपनी पोजीशन बनाएंगे, या सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन रखेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लौट आएंगे। तो इन सब बातों के बारे में हमने फ्रेंड्स इस लेक्चर में देखा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जो है अपना समय देने के लिए।